हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस कैंपस। मैं राधे श्याम सर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे, तो आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता चला होगा कि पिछला जो लेक्चर था हमारा वो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक नया पार्ट जो है आपके सामने लेकर के आए थे, जिसका नाम था हाइड्रोकाइनेमेटिक। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक में हमने जो भी चीज़ पढ़ाया आप लोग जा करके जो है आप अच्छे से उसको पढ़िए और उसका जो है आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जो ये लेक्चर समाप्त होगा आप लोग का, ये चैप्टर समाप्त होगा ये पार्ट, उसके बाद मैं आप लोग को इसका भी नोट्स जो है PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे पिछले आपके नोट्स जो है प्रोवाइड कराते आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन, जिसका नाम है हाइड्रोकाइनेमेटिक का पार्ट 2। अब हाइड्रोकाइनेमेटिक के पार्ट 2 में हमको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग लैग्रेंजियन के अनुसार एक छोटा सा टॉपिक है, उसका अध्ययन पहले करते हैं, फिर आगे क्या पढ़ना उसको देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी आज हम लोग किसी फ्लूइड पार्टिकल के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं टू फाइंड द, यहाँ चलिए, टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ये पूरा आप हेडिंग डाल लीजिएगा। ये उसी चैप्टर का है जो पीछे हमने पढ़ाया था आपको, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आप लोग जो है नोट्स में अपने जो है आप आगे इसी के बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं, और ये आपको भी पता होगा क्या होता है वेलोसिटी और क्या होता है एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, जैसे बात आती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कोई भी मोशन में पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करता है, कितना विस्थापन चलता है, और उसके इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही हम लोग कहते हैं क्या, वेलोसिटी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अर्थात वेलोसिटी में चेंजिंग और टाइम का जो रेशियो होता है इसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। आज हम आपको एक नया एक्सेलरेशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी ये भी डायरेक्शन के अनुसार जो है वेलोसिटी में चेंजिंग होगी तो भी उसको एक्सेलरेशन ही कहते हैं। उसको कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं, या फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्टिकल में कितने तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और ये जो टॉपिक है ये आपके डिप्लोमा का टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये आपके जेई का टॉपिक कह लीजिए, जो है जेई में पूछा जाता है, ये आपके डिप्लोमा में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। या जेई से ऊपर बीटेक ले लीजिए या अदर एई के एग्जाम ले लीजिए, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डिप्लोमा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। फिलहाल तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों का अध्ययन करना है, लेकिन किसके, किसी फ्लूइड पार्टिकल का। तो हम लोग अध्ययन करने के लिए करते क्या हैं, एक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से इसका एनालिसिस करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ सपोज करते हैं ये हमारा एक कोऑर्डिनेट स्पेस है, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो आप लोग वेक्टर में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ये जो है आपका एक स्पेस को शो करता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर उसको आई कैप से लिखते हैं, और वाई डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से लिखते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो होता है उसको के कैप से लिखते हैं। ये आप लोग जो है इंटरमीडिएट में ये आप लोग वेक्टर एनालिसिस में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी हमारी v है, ये वेलोसिटी v है।
या इसका एक्सेलरेशन जो है वो कैपिटल ए है, ठीक है, ये कैपिटल ए है। तो हमको इन्हीं इस पॉइंट ए का इस पॉइंट पी का या जो भी पॉइंट कह लीजिए इस पार्टिकल का हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इनका मान कैसे निकालते हैं उसको ध्यान दीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसके 3 कंपोनेंट लेते हैं और इसके भी 3 कंपोनेंट लेते हैं और इनके कंपोनेंट की सहायता से इनका मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी v तथा एक्सेलरेशन a है, जिसका x, y तथा z डायरेक्शन में कंपोनेंट्स, अब कौन कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और ये हो सकते हैं। डायरेक्शन में कंपोनेंट क्रमशः u, v एंड w तथा यहाँ लिख दे डायरेक्शन में कंपोनेंट क्रमशः इतना, ये और ये जो है ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट तथा एक्सेलरेशन कंपोनेंट क्रमशः ax, ay तथा az है। ये हमने मान लिया। हम मान लिए कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन ए है, ये इसी दोनों का मान हमको फाइंड करना है। तो हम क्या किए, इसके 3 कंपोनेंट u, v, w अर्थात v का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है x डायरेक्शन में वो उसको u हमने मान लिया और v का ही y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इसको स्मॉल v से मान लिए और v का ही z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी कंपोनेंट उसको w से, और इसी तरह ये रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार एक्सेलरेशन का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको हमने ax से लिखा, एक्सेलरेशन का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको ay से और एक्सेलरेशन का z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हमने az से लिख दिया। तो ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि यदि कोई पार्टिकल जिसका वेलोसिटी v है, x डायरेक्शन में u कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में v है और z डायरेक्शन में w है, तो आप वेक्टर v बराबर क्या लिख सकते हो, वेक्टर v बराबर बेटा ui प्लस vj और प्लस wk, ये आपको पता होगा। और कैपिटल A बराबर क्या लिख सकते हो, ax i प्लस ayj और प्लस azk, ये आप ऐसे लिख सकते हो। बात समझिएगा। अब आप कहोगे सर इसमें अब हमको न्यूमेरिकल किस तरह देगा, ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं ये आप केवल देखते जाएंगे, इसी बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। अब हम जनरल यहाँ पे जनरल तरीका दिया जाए, जैसे u बराबर क्या है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन x डायरेक्शन। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, dx अपान dt। बताइए अभी क्या लिखे थे, वेग बराबर, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसी प्रकार स्मॉल v को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन और ये क्या लिख सकते हैं, dy अपान dt। और यहाँ स्मॉल w को क्या लिख सकते हैं, z डायरेक्शन
डी जेड अपान डी टी। ये बेसिक फार्मूला है, आप यू की जगह जब चाहे तब ये आप लिख सकते हो। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, कह देता है वेलोसिटी निकालिए, तो आपको इस तरह का ऐसे कंपोनेंट दे देगा, इस तरह का क्वेश्चन में दे देगा v बराबर 10x³ i माइनस 20x² y और j और प्लस 20t k ऐसे दे देगा और कहेगा आप किसी पॉइंट 1, 2, 3 पर तथा t बराबर 1 पर कहीं वेलोसिटी निकालिए। तो आपको ऐसे कोई इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि किसी पॉइंट 1, 2, 3 पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है और t बराबर 1 पर उसका वेलोसिटी का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है, ये देखना है ये वाला दिया है कि ये वाला। तो आप देख रहे हो ये वाला दिया है, तो यहाँ से बताइए यदि इससे कंपेरिजन कराया जाए तो ये जो मान है ये किसका मान है, u का, और माइनस सहित ये जो मान है ये किसका है, v का, और ये किसका मान है बताइए, ये है आपके w का। और x में देगा तो ऐसे डेरिवेटिव करके भी लिख सकते हैं। ये जो भी सूत्र लिख रहे हैं ये बेसिक फार्मूला है, ये आप जानते होंगे। अब आप 1, 2, 3 पे निकालना है, तो जाहिर सी बात है u का मान आ गया 10x³, तो x का मान 1 है, y का मान 2 है और z का मान 3 है। तो इसी में x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 रख देंगे तो इस रूप का समीकरण आ जाएगा। और अब आपको वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, v बराबर अंडरवुड u² प्लस v² प्लस w²। बात समझिएगा, अर्थात इस तरह का आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसका वेलोसिटी का मान बताइए किसी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है या t बराबर 1 पे निकालिए। तो आप क्या करोगे, इसका आप u का मान निकाल लोगे उसी पॉइंट पर, v का मान निकाल लोगे, w का मान निकालोगे। कैसे निकालोगे, x का y z का मान रख करके या t का मान पुट करके, और उसके बाद इसी में रख दोगे तो v का मान आपको मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है v का मान, लेकिन a के मान प्राप्त करने में थोड़ी सी जटिलता है। तो क्या जटिलता है इसको हम आगे बताते हैं। फिलहाल ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या इसको नोट कर लीजिएगा। हम ए के बारे में बताते हैं, ए कैसे फाइंड किया जाता है, और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो मैक्सिमम ए पे ही बनेंगे। ठीक है, फिलहाल इतनी चीज़ें आप लोग नोट करिए, फिर हम ए के बारे में बताते हैं। देखिए ए है क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो आप जानते हो ए बराबर कितना, AXI प्लस AYJ और प्लस AZ के। हमको AX, AY, AZ का मान निकाल करके इसी में पुट करना है और फिर इसका मान ले लेना है। यहाँ से A बराबर, अभी एक्सेलरेशन का मान हो जाएगा अंडरवुड कितना, AX² प्लस AY² और प्लस AZ²। तो u/v/w का मान तो डायरेक्ट आपको दे देता है, या dx/dt dy/dt निकालते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ax, ay, az का मान कैसे निकालोगे जबकि v का समीकरण दिया हो। तो देखिए ax के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ax क्या है बताइए, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, बताइए ये है कि नहीं। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax को क्या लिख सकते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर यानी x डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट में चेंजिंग और अपॉन dt ये लिख सकते हैं। अर्थात du/dt जो होगा वो किसके बराबर होगा, ax के। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपके जो है डिफरेंशियल वो कर लीजिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट है, एक फार्मूला है चेन रूल फार्मूला, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये BSc या जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले होंगे उनको डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे। सिविल के कोर्स में ये फार्मूला नहीं है। हम इसको थोड़ा सा इसी फार्मूले को du/dt को चेन रूल से और क्या लिख सकते हैं इसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं del u अपान del x, ध्यान दीजिएगा, यहाँ del u अपान del x लिखे तो था du, इसको del में बदल दिए, लेकिन जब del x है तो यहाँ इंटू यहाँ होता है dx और अपान ये है आपका dt,
ठीक है। तो ये आपका इस तरह इसको हम लिख सकते हैं del u अपॉन del x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस, बात समझिएगा, इसी को और आगे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी को आपको पता होगा क्या लिखते हैं, अभी बताए थे डी एक्स अपॉन डी टी को, फिर इसी को यहाँ इसी को del u अपॉन del y, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy अपॉन डी टी प्लस del u अपॉन del z, ये हो जाएगा dz अपॉन डी टी और प्लस del u अपॉन del t। यानी इसको हम इतना फार्मूला केवल डी यू अपॉन डी टी का ये एक पूरा फार्मूला होता है, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे u के जगह पे क्या लिखे थे, u की जगह पे क्या बताए थे, डी एक्स अपॉन डी टी जहाँ होगा उसको u, अभी पिछले जो है आप जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसमें बताए थे, और v की जगह क्या लिखे थे डी वाई अपॉन डी टी, और स्मॉल w क्या लिखे थे डी जेड अपॉन डी टी। यानी जहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी है वहाँ u, जहाँ डी वाई अपॉन डी टी है वहाँ v, और जहाँ डी जेड अपॉन डी टी है वहाँ स्मॉल w लिख सकते हैं। इसको पहले भी लिख लीजिए। तो ax का एक फार्मूला आया आपका, ax का क्या u और बगल में क्या है del u अपॉन del x, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ इसके जगह पे लिख सकते हैं v स्मॉल v यानी वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, और del u अपॉन del y, और प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे स्मॉल w, और यहाँ क्या है del u अपॉन del z, और लास्ट में क्या है ये del u अपॉन del t है। तो ये फार्मूला है किसका, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन का ये टोटल फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए याद करना कैसे आसान हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को लिखिएगा तो ऊपर del u यानी डेल के साथ एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट को del u देखिए ऊपर डे एक्स वाला लेना है, और देखिए यहाँ x वाला लेंगे del x से नीचे तो u है, del y है तो v है, del z है तो w है, और यहाँ del u अपॉन del t होगा, इसको तो याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहीं लिख दें डायरेक्ट, इसी प्रकार हम ए वाई का मान लिखें, यानी एक्सेलरेशन कंपोनेंट वाई डायरेक्शन हम शॉर्ट में लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ए वाई का मान लिखा जाए तो क्या होगा, ए वाई का मान बताइए। तो ए वाई लिखना होगा, तो अब बताइए वाई डायरेक्शन का है, तो वाई डायरेक्शन का है तो यहाँ पर del v, यहाँ भी del v, यहाँ भी, यानी आप कुछ मत करिएगा, जहाँ जहाँ u है वहीं भी कर दीजिएगा, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। अर्थात यहाँ देखिए यहाँ हमारा यहाँ भी u ही रहेगा, लेकिन ये इसके जगह पे del u अपॉन del x, सॉरी ये u नहीं ये v है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v del v अपॉन del y, और w del v अपॉन del z, और प्लस del v अपॉन del t। यानी जहाँ जहाँ ये u था, ये वाला नहीं, ये u था, ये उसी जब v कर दिए तो y वाला मिल गया। अब आपको az लिखना है तो आप क्या करिए, इसी जहाँ जहाँ v है ऊपर वाला इसको छोड़ करके बाकी सब जगह आप क्या लिख दीजिए, जो है आप w लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा u del w अपॉन del x प्लस v del w अपॉन del y, और प्लस w del w अपॉन del z, और प्लस del w अपॉन del t। ये आपका एक्सेलरेशन कंपोनेंट का फार्मूला हुआ। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जो किसी एक को लेके हम बता रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव सबके लिए लागू होगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, किसी एक को लेके हम ऑब्जेक्टिव यहाँ बता रहे हैं, नोट करिए। जैसे हम ax को उठा लें, यहाँ पे ax को, तो ax को क्या लिख सकते हैं, u del u अपॉन del x, v del u अपॉन del y, w del u अपॉन del z, और प्लस del u अपॉन del t। ये आपका ax का फार्मूला है। तो अब देखिए इसको हम क्या किस रूप में क्या बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ से यहाँ तक ये इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन,
और ये जो है इतना पार्ट जो है ही, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये है आपका, इसको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये जो पार्ट है आपका ये वाला, इसको लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं, या इसी को टेम्पोरल भी कहते हैं, टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ये नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह AY वाले में भी देखिए, ध्यान दीजिए, ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस है और ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो जब आपका चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है तो इसी को हम लोग कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो उसी को हम लोग लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये आप न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, बात समझिएगा। अर्थात U का मान दिया तो del U upon del X, del U upon del Y, del U upon del Z, del U upon del T सब निकालते हैं। इसमें पूरा पुट करेंगे BW तो AX का मान मिलता है, फिर इसमें पुट करेंगे तो AY का मान, इसमें पुट करेंगे तो AZ का मान, और सारा मान निकाल करके XYZ का मान पुट करके इसमें रखते हैं तो ये मिलता है, और इसका मार्ड ले लेते हैं। इस तरह जो है मार्ड ले लेंगे तो आपका ये नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगा उस फ्लूइड पार्टिकल का। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लिख सकते हैं क्या, कि टोटल एक्सेलरेशन बराबर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन। आपसे कोई परिभाषा पूछ दे कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता क्या है, तो क्या आप बताएंगे कि किसी फ्लूइड पार्टिकल का चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। यानी किसी फ्लूइड पार्टिकल का स्पेस के अनुसार उसके वेलोसिटी में चेंजिंग को कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसी फ्लूइड पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंजिंग होती है उसे लोकल एक्सेलरेशन या टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख सकते हैं, यहीं पे देखिए हम लिख सकते हैं टोटल एक्सेलरेशन बराबर टोटल एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे एक्सेलरेशन लिख दे रहे हैं, और प्लस लोकल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन बराबर ये आपका हो गया जो है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और प्लस आपका हो गया लोकल एक्सेलरेशन। ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको पीछे जो पिछला लेक्चर जो आपको पढ़ाए थे, स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट अब यहाँ यूज होगा। इसलिए वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसका जो भी बेसिक फार्मूला बताए थे वो आप याद रखिएगा। उसका हम यूज करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको जो है आप या नोट कर लीजिएगा, या नोट्स तो आपको दे ही देंगे, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। अब हम इस पर ऑब्जेक्टिव कुछ बताते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ध्यान दीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आ गया आपका ये, तो चलिए ध्यान दीजिए, उसी फार्मूले को हम यहाँ लिख दिए हैं कि टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में SCC पॉइंट कर दिए हैं, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, और आपका लोकल एक्सेलरेशन, ये आपका ये शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला लिख दिए हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब क्या ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव बारे में बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव बन रहा है उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान दीजिए। जैसे यहीं पे कह दे, ध्यान दीजिए कि आपका इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, यानी कोई जो फ्लूइड है वो स्टडी फ्लो में फ्लो हो रहा है, तो जब वो फ्लूइड स्टडी फ्लो में फ्लो हो रहा है तब उसके टोटल एक्सेलरेशन का मान कितना होगा ये पूछ सकता है। लोकल एक्सेलरेशन का मान कितना होगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का मान कितना होगा, इसके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो आप यदि पिछला लेक्चर आप ध्यान से पढ़े होंगे स्टडी फ्लो का, तो उसमें मैं आपको बताया था कि स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लो के दौरान किसी पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट पर जो है समय के अनुसार जो है आपका इसकी वेलोसिटी हुआ या आप डेंसिटी हुआ या कोई भी प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होती है। अर्थात वहाँ एक फार्मूला लिखे थे आपको, ध्यान दीजिएगा, del U अपॉन del T इज इक्वल टू 0, वहाँ पे लिखे थे, या del V अपॉन del T इज इक्वल टू 0 हो सकता है,
या डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यानी स्टडी फ्लो जब होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी किसी पॉइंट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जो है, चाहे वाई डायरेक्शन हो चाहे जेड चाहे कोई भी हो, आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। तो अभी हम आप देखे होंगे कि टोटल एक्सेलरेशन में स्पेस के अनुसार था वेलोसिटी चेंजिंग और टाइम के अनुसार। तो स्टडी फ्लो में टाइम के अनुसार 0 होता है। तो आप बताइए, अर्थात आपका क्या होगा, लोकल एक्सेलरेशन का मान 0 होगा। इन केस ऑफ स्टडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन बराबर 0। तो जब लोकल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, तब टोटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बराबर डायरेक्ट हमको लिख सकते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अर्थात टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। बात समझिएगा। और दूसरा लिख दें यहीं पर, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, यानी आपका जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में आपको बताए थे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी स्पेस के अनुसार वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होती है, अर्थात ये डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 होता है। या आप लिख सकते हो डेल वी अपॉन डेल एक्स या डेल वाई, ये किसी भी डायरेक्शन में याद रखिएगा, या डेल आपका डब्लू अपॉन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल एक्स बराबर 0। यानी ये आपका स्पेस है, ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है। यानी स्पेस के अनुसार वेलोसिटी में चेंजिंग होगा वो 0 होगा, अर्थात आपका जो लोकल एक्सेलरेशन होगा वो कुछ न कुछ होगा, लेकिन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का मान 0 होगा। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बराबर 0 किसमें, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। तब जो टोटल एक्सेलरेशन होगा आपका बराबर वो किसके होगा, लोकल एक्सेलरेशन के। यानी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो टोटल एक्सेलरेशन केवल लोकल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इन केस ऑफ स्टडी फ्लो टोटल एक्सेलरेशन केवल किसके बराबर होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और यहीं पे यदि हम लिख दें बेटा एक लाइन यहाँ पर, इन केस ऑफ स्टडी एंड यूनिफॉर्म, थर्ड, इन केस ऑफ स्टडी एंड यूनिफॉर्म, तो आपको पता होगा जब स्टडी यूनिफॉर्म दोनों फ्लो एक साथ हो रहा होगा या कोई फ्लो स्टडी यूनिफॉर्म दोनों है तो आपका क्या हो जाएगा तब बेटा यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ पर जो है आपका टेम्पोरल या सॉरी लोकल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, टेम्पोरल भी और कन्वेक्टिव दोनों ही 0 होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन बराबर 0 किस दशा में बेटा, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो की दशा में आपका 0 होगा। तो यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनता है, एक हम छोटा सा चार्ट बनाते हैं यहीं पर, ध्यान दीजिए। उस चार्ट को भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, बाकी इतना याद रखेंगे तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट को भी आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए। चार्ट क्या है यहीं पर हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए जो है। तो चलिए इतना आप लोग ध्यान से देखें, अब एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट के बारे में ध्यान दीजिए। क्या है जो है, देखिए यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फ्लो, यानी फ्लो कैसा है इसके बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे। और यहाँ आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और इसमें हम लिखते हैं टेम्पोरल, या इसी को क्या बोलते हैं, लोकल एक्सेलरेशन। ना दीजिए तो जैसे आपको पहला पूछ दे, इसी में ये सीरियल नंबर है, पहला पूछ दे स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो कहीं हो
तो आपका कन्वेक्टिव कितना होगा और टेम्पोरल कितना होगा। दूसरा, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। तीसरा अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म, और फोर्थ जो है अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये फ्लो आपका इस तरह है। तो आपसे पूछता है स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो एक साथ हो तो क्या होगा। तो स्टडी होगा तो टेम्पोरल या लोकल जीरो होगा, और यूनिफॉर्म होगा तो कन्वेक्टिव जीरो होगा। अर्थात स्टडी यूनिफॉर्म दोनों फ्लो हो तो कन्वेक्टिव भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब यहाँ स्टडी है तो टेम्पोरल तो जीरो होगा, बात समझिएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इसका मान कुछ न कुछ होगा, तो हम लिख सकते हैं ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मान कुछ न कुछ होगा। उसी तरह अनस्टडी और यूनिफॉर्म है, तो जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तो आपको पता होगा इसका मान जीरो होगा, किसका मान, कन्वेक्टिव का, और अनस्टडी होगा तो इसका मान एग्जिस्ट करेगा, यानी कुछ न कुछ होगा, बात समझिएगा। और आपका जब अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों का मान एग्जिस्ट करेगा, ये बात याद रखिएगा। अर्थात आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन का भी मान कुछ न कुछ होगा और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का मान भी कुछ न कुछ होगा। तो आई होप आप लोग को ये आपका जो है पूरा समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है आपको जो है हम जो है गूगल मीट के द्वारा मैं आपको बता दूंगा, या एक न्यूमेरिकल आज ग्रुप में मैं भेज दूंगा, उस न्यूमेरिकल्स को लगाइएगा, नहीं समझ होगा तो फिर मैं इसको बताऊँगा। आगे हम चलते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो चलिए इंपॉर्टेंट समझिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ध्यान दीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए अपना जो है देखिए, ध्यान दीजिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको सत्ता का समीकरण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो है आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, या आपके जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें इसका यूज होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला आप इसमें जो है डैश करके सबसे पहला स्टार या पॉइंट करके आप चाहो तो लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूछता यह जो समीकरण होता है ये किस सिद्धांत पे आधारित है, किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो हम लिख सकते हैं यह समीकरण प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लिख सकते हैं यह समीकरण प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। अर्थात यह जो समीकरण होता है, याद रखिएगा, यह या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर ये आपके आधारित होता है। अर्थात यह जो इक्वेशन होता है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम होता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही समाप्त किया सकता है, याद रखिएगा। अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज किया जा सकता है। ये कहा जाए या यूँ कह सकते हैं कि किसी फ्लूइड का जितना आपका, कहीं जैसे कोई फ्लूइड है कि जितना मास उसका स्टोर होगा उतना उसके वैल्यू में इंक्रीजिंग होगी, या जितना मास डिस्ट्रॉय होगा उसका उतना ही डिक्रीजिंग होगा। डिस्ट्रॉय होने का मतलब इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है। अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है, यानी किसी लिक्विड में ये सिद्धांत लागू होने का मतलब है कि जब कहीं कोई लिक्विड फ्लो होगा तो हर एक पॉइंट पर इसका मास इक्वल होना चाहिए। तो ये कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अर्थात अब फ्लूइड में इसका नियम लगाते हैं। अर्थात जब कोई फ्लूइड
या कोई लिक्विड फ्लो होता है, कोई फ्लूइड किसी चैनल में, किसी चैनल में फ्लो होता है, तो फ्लो के दौरान चैनल के प्रत्येक सेक्शन पर मास का मान एक समान होता है, अर्थात मास कंजर्व्ड रहता है। याद रखिएगा, अर्थात ध्यान दीजिए, हम ये कह सकते हैं जैसे ये कोई आपका कोई पाइप है, ठीक है, इस तरह इसका यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल A2 है। बस समझिएगा, यदि कोई लिक्विड इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है और इधर से निकल रहा है, बस समझिएगा, तो हम इस सेक्शन 1-1 की बात करें या इस सेक्शन 2-2 की बात करें, ठीक है, तो सेक्शन 1-1 पर मास और सेक्शन 2-2 पे मास दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये यदि ऐसा बराबर नहीं होता तब ये नियम लागू नहीं होगा। अर्थात जब तक कंजर्वेशन मास ऑफ लॉ लागू होगा तब तक आपका ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका जो है वैलिड होगा। यदि ये नियम लागू नहीं होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लिख सकते हैं मास एट 1-1 सेक्शन इज इक्वल टू मास एट 2-2 सेक्शन। मास एट 1-1 सेक्शन इज इक्वल टू मास एट 2-2 सेक्शन, ठीक है। हम ये जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मास का फार्मूला क्या होता है बेटा, आप पढ़े होंगे, रो बराबर m/v। तो मास बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी यहाँ हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ भी हो जाएगा डेंसिटी इंटू, यहाँ 1-1 सेक्शन पे ρ1 और ये हो जाएगा वॉल्यूम एट 1-1 सेक्शन ρ1 वॉल्यूम एट 2-2 सेक्शन। तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, एरिया इंटू वेलासिटी, ये आपको बताया गया है। तो ρ1 A1 V1 बराबर हो जाएगा ρ2 A2 V2, यानी ये आपका एक कंटिन्यूटी इक्वेशन ये निकल कर आया। इसको हम जो कहते हैं ये स्टडी, ये किसकी दशा में लगता है, स्टडी एंड जो है इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबल दोनों में लागू हो सकता है। लेकिन जब ये इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा तो ये ρ1 का मान कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहीं पे लिख सकते हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, रो जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, अर्थात रो चेंज नहीं होगा। तो रो जब कांस्टेंट होगा तो ρ1 बराबर ρ2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो की दशा में यहाँ ऊपर हम समीकरण को लिख दे रहे हैं। तो क्या समीकरण आपका सामने निकल कर आएगा बेटा, A1 V1 बराबर A2 V2। ये आप कंटिन्यूटी इक्वेशन आप पढ़े होगे, तो कहीं A1 V1 बराबर A2 V2 है तो क्या कहोगे, यह एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है आपका। बात समझिएगा। और ये किस दशा में लागू होगा, याद रखिएगा, ये जो होता है ये दो स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल की दशा में लागू होगा। स्टडी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। और ये किस में लागू होगा, स्टडी एंड कंप्रेसिबल में, क्योंकि ρ1 ρ2 चेंज हो रहा है तो ये स्टडी जो है एंड कंप्रेसिबल में लागू होगा और ये स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल में लागू होगा। तो वहाँ से आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, A1 V1 बराबर A2 V2 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि A भी बराबर कांस्टेंट, हम लिख सकते हैं क्या, A भी बराबर कांस्टेंट। और ए भी कांस्टेंट है, ए भी को क्या लिखते हैं, डिस्चार्ज, अर्थात डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा। तो स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की दशा में हम कह सकते हैं कि जब कहीं कोई लिक्विड फ्लो होता है तो उसके हर एक सेक्शन पे डिस्चार्ज का मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहाँ से आप जानते हैं Q बराबर ए भी।
तो यदि आपको ये समीकरण याद रखिएगा, आपको एक यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स जब आता है तो कभी कभी यहाँ का डिस्चार्ज दे देता है, यहाँ डिस्चार्ज दे देगा, यहाँ का डाया दे देगा, लेकिन वेलोसिटी आपका नहीं पता होगा। तो डिस्चार्ज की सहायता से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अब यहाँ जानते हो, वी नो दैट, इसका भी एक फार्मूला शॉर्ट में लिख लीजिएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन यहीं तक समाप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा। Q बराबर ए भी, और यदि वो सर्कुलर पाइप है तो ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, π/4 d² इंटू भी। तो भी का सूत्र क्या होगा बताइए, यहाँ से भी का सूत्र क्या मिलेगा, तो भी बराबर हम लिख सकते हैं 4Q अपान πd²। अर्थात यदि डिस्चार्ज पता हो जाए और डाया पता हो जाए तो भी का मान निकाल सकते हैं। तो यदि आपको D1 है, बात रहिएगा, तो V1 का मान मिलेगा, D2 रखोगे तो V2 मिलेगा, यानी डिस्चार्ज सेम रहेगा हर सेक्शन पर। लेकिन यदि जैसे जैसे डाया बदलेगा वेलोसिटी आपकी क्या होती जाएगी, वो चेंज होती जाएगी। अर्थात भी किसके एंटी प्रोपोर्शनल है, किसके, डाया के, यानी जहाँ पे डाया ज़्यादा वहाँ एरिया ज़्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी वहाँ पे कम होगी, और जहाँ डाया कम होगा वहाँ वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये भी हम कह सकते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म है। तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन आपके जेईई में यही केवल आपसे नहीं पूछता है, आपसे कंटिन्यूटी इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म पूछता है। अर्थात 3 डायमेंशन में कहीं फ्लो हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका किसी 1 डायमेंशनल फ्लो की दिशा में लागू होता है। यानी जब कहीं किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा तभी ये कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होगा। 2 डायमेंशनल फ्लो और 3 डायमेंशनल फ्लो की दिशा में ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लागू नहीं होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि 3 डायमेंशनल फ्लो की दिशा में क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म होता है और उसका एनालिसिस कैसे आगे करते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। तो चलिए, ये आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे और ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, इसके बारे में आपको जो है अब पढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर वो कैसे आता है उसको प्रूव करेंगे और उसके बारे में किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला हो, जैसे 1 डायमेंशन में फार्मूला A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, उसी तरह यह जो होता है इसका फार्मूला डेल रो अपान डेल टी प्लस डेल रो यू अपान डेल एक्स प्लस डेल रो भी अपान डेल वाई और प्लस डेल रो डब्लू अपान डेल जेड और इज इक्वल टू 0। यह जो है आपका 3 डायमेंशनल में कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब आप कहेंगे ये कैसे 3 डायमेंशन में है, तो आपको मैं बताया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि यदि ये कोऑर्डिनेट है आपका एक, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। तो आपको बताया था x डायरेक्शन में वेलोसिटी u हो, इधर v हो और इधर क्या हो, w। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ u भी है, v भी है और w। तो x y z यानी ये तीनों डायरेक्शन में कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म होता है।
ये आप याद कर लेंगे तो इससे जो है आपके बहुत सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो क्या है, आप डेल रो अपान डेल टी लीजिएगा पहले, और फिर डेल अपान डेल एक्स। तो जब डेल एक्स होगा तो रो यू, और डेल अपान डेल वाई होगा तो रो बी। जब वाई हो गया, देखिए एक्स वाई जेड, याद रखिएगा, एक्स के ऊपर रो यू एक्स वाला कंपोनेंट, वाई के नीचे भी वाई वाला कंपोनेंट, और जेड के नीचे डब्ल्यू कौन वाला, जेड वाला कंपोनेंट आपका आएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा करके इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले ये फार्मूला आप लोग याद करिएगा, आप लोग को प्रूफिंग से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो लड़के जो है आपके जो है थर्ड सेमेस्टर में जो बीटेक कर रहे होंगे, उनके एग्जाम में ये आपका प्रूफिंग भी पूछ देता है। 10 नंबर 15 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, तो इसके हम प्रूफिंग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे। ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है, तो इसको हम मिटाते हैं, अब प्रूफ के बारे में आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रूफ। चलिए, तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम जो है इसी स्पेस में एक फ्लूइड को फ्लो कराएंगे। अब फ्लो के दौरान एक फ्लूइड एलिमेंट लेंगे, तो वो फ्लूइड एलिमेंट देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक हम लोग फ्लूइड एलिमेंट लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक फ्लूइड एलिमेंट है। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ से A B C D E F G H, यानी यहाँ से आपका ABCDEFGH आपका एक फ्लूइड एलिमेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, जिसका x डायरेक्शन में जो लेंथ है वो हम मान ले रहे हैं dx, और ये जो है आपका z डायरेक्शन में जो है ये है आपका dz, और y डायरेक्शन में जो ये है इसको हम मान ले रहे हैं dy, ये है। और x डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है बेटा, x डायरेक्शन में इसको हम मान ले रहे हैं u से, और ये जो होगा ये v से, और ये जो होगा वो स्मॉल w से, ये हम मान लिए हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी फ्लूइड फ्लो करेगा, ऐसे भी जाएगा, इसका इस डायरेक्शन में भी होगा, और आपका इस डायरेक्शन में भी आपका फ्लो करेगा, तीनों डायरेक्शन में। तो ये तीनों डायरेक्शन में फ्लो की दशा में हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में इन वन डायरेक्शन according to law of कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं m डॉट इन, यानी किसी एक डायरेक्शन में इंटर्ड लिक्विड का मास, माइनस m डॉट आउट, यानी उसी डायरेक्शन में उस फ्लूइड एलिमेंट से निकलने वाले लिक्विड का मास, बराबर m स्टोर्ड। ये एक फार्मूला लिए, और m स्टोर्ड यदि हम निकाल लें तो उसी डायरेक्शन में, याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज इन मास के बराबर होगा।
ये फार्मूला आप याद करिए शार्ट में, और इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। क्या करने का मतलब ध्यान दीजिए, अर्थात इस डायरेक्शन में कुछ मास इंटर्ड किया और कुछ निकल गया, तो कुछ निकल गया होगा तो कुछ यहाँ पर स्टोर हुआ होगा, और जितना स्टोर होगा उतने की वजह से इसके वैल्यूम इसके मास में क्या होगा, चेंजिंग हो गया होगा। यानी जहाँ कहीं स्टोर्ड मास बराबर रेट ऑफ चेंज इन मास, यानी मास में वृद्धि के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, जब तीनों डायरेक्शन से फ्लो कराएंगे तो तीनों डायरेक्शन से स्टोर होने वाले मास के कारण टोटल उसके मास में कितना चेंजिंग हो रहा है, कितने रेट से, वो निकाल कर दोनों आपस में बराबर कर देंगे, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले इतने का यूज करेंगे, फिर लास्ट में निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन एक्स डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, यानी हम एक्स डायरेक्शन में हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, एम डॉट स्टोर्ड इन एक्स डायरेक्शन हम निकालने जा रहे हैं। यानी एक्स डायरेक्शन में फ्लो के दौरान कितना मास स्टोर्ड हो रहा है इसको हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, एम डॉट इन एक्स डायरेक्शन माइनस एम डॉट आउट इन एक्स डायरेक्शन। बात समझिएगा। तो सपोज करिए हम ये मान लेते हैं कि इधर से एम एक्स मास इंटर्ड किया, तो निकलने वाले मास का मान कितना हो जाएगा बेटा, एम एक्स प्लस डेल एम एक्स अपान डेल एक्स, यहाँ दिखेगा नहीं, इधर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका ये वाला मास इधर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस डेल एम एक्स अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये जो है एम डॉट आउट का मान होगा। अब कहेंगे सर जितना यहाँ प्रवेश किया उतना निकल गया, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, इसमें भी तो कुछ मास रहा होगा, वो भी तो कुछ बाहर गया होगा पहले से, क्योंकि ये क्या है आपका किस दशा का फिगर इसको बता दें, ये पूरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लो के दौरान हम इतने को एक फ्लूइड एलिमेंट है, यानी ये जो है आपका टोटल, ये कुछ और नहीं है, ये कोई अलग बॉक्स नहीं है, ये एक तरह का फ्लूइड एलिमेंट ही है, यानी एक तरह का फ्लूइड एलिमेंट है। तो फ्लूइड है तो जितना मास इंटर करेगा उतना तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में इसके अंदर जो मास होगा वो भी कुछ निकलेगा। बात समझिएगा, या कुछ स्टोर होगा या कुछ कम भी निकल सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो एम एक्स प्रवेश के तो एम एक्स तो निकलेगा ही, कुछ इतना एक्स्ट्रा मास यहाँ से ये बाहर गया है। बात समझिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, तो हम ये दूरी कितनी है, dx, तो हम मान लिए हैं डेल x दूरी में जो मास में चेंजिंग हुआ है वो डेल mx का है। तो एकांक दूरी में चेंजिंग डेल mx अपान डेल x, तो कितनी दूरी में चेंजिंग हुआ है बेटा, dx, तो dx दूरी में चेंजिंग होगा डेल mx अपान डेल x इंटू dx। तो इतना चेंजिंग होगा, और ये पहले से था, दोनों ऐड कर देंगे तो ये आउट होने वाले मास का मान मिल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, उतना मास निकला, अब समझिएगा, तो आखिर जितना मास बाहर गया ये एक्स्ट्रा वही इसमें पहले स्टोर था, एक तरह से कहा जाए तो। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं ये एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस डेल एम एक्स अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब इसको सब सॉल्व करोगे तो एम एक्स कट जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा आपका डेल एम एक्स अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स। बस समझिएगा, ये एम डॉट स्टोर्ड इन एक्स डायरेक्शन का फार्मूला है। इसी प्रकार आप बताओ यहाँ पर ये एम एक्स का मान पुट कर दो बेटा, एम एक्स का मान, एम एक्स क्या है, ये प्रवेश होने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो मास का मान क्या फार्मूला आप लिख सकते हो, मास का मान, ध्यान दीजिए, तो एम बराबर लिख सकते हो रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होगा, ई डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये एरिया, तो एरिया कितना होगा, ये दूरी और ये कितना है बेटा, डी जेड, और हाई कितना है, डी वाई, तो ये हो जाएगा यू वेलोसिटी इंटू एरिया, डी वाई इंटू डी जेड। तो एम एक्स के जब हम लिख सकते हैं यहाँ पर रो यू डी वाई इंटू डी जेड, ये एम एक्स यहाँ पे है, और अपान क्या है, डेल एक्स, और इंटू क्या है, डी एक्स। तो ये जो है आपका एम डॉट स्टोर्ड इन एक्स डायरेक्शन में है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार हम लिख दें एम डॉट स्टोर्ड इन वाई डायरेक्शन, तो बताइए कितना हो जाएगा, यही एम डेल एम वाई अपान डेल वाई,
बात समझिएगा, और इंटू यहाँ हो जाएगा क्या, dy, बात समझिएगा। तो अब बताओ यहाँ my की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा, जैसे ये x डायरेक्शन था डेल x था, y डायरेक्शन में यहाँ हो जाएगा डेल, और my की जगह पे रो, अब यहाँ क्या हो जाएगा v, और v होगा तो जब देखो यहाँ पे dx था तो dx को छोड़ के dy dz है, तो अब यहाँ पे क्या है dy, तो dy को छोड़कर क्या होगा बेटा, या ये देखा जाए ई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ई डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन का एरिया कितना होगा dx इंटू dz, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx इंटू dz, और अपान क्या हो जाएगा डेल y, और इंटू यहाँ हो जाएगा dy। तो ये किस डायरेक्शन का हुआ, y डायरेक्शन का। इसी प्रकार यहीं पे लिख दें यम डॉट स्टोर्ड इन जेड डायरेक्शन, तो क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं डेल यू डब्लू, यहाँ हो जाएगा dx dy, और अपान डेल z, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका dz। तो ये आपका फार्मूला मिला, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका स्टोर्ड, तो ये किसकी डायरेक्शन में स्टोर्ड है, x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में है, और वो z डायरेक्शन में है। तो टोटल स्टोर्ड इन मास कितना होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, और जितना टोटल स्टोर्ड मास होगा उतना ही उसके मास में चेंजिंग के रेट के क्या होगा, बराबर होगा, और बराबर करके हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं इसको ध्यान दीजिए। तो आई होप इतना आप लोग जो है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये शॉर्ट में हम बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती, इसमें माना ये फ्लूइड एलिमेंट है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है, ये सारी चीज़ें थियरी आप लिख लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम टोटल स्टोर्ड निकालना है, टोटल रेट ऑफ चेंज इन मास निकालना है, और इन दोनों को आपस में बराबर करके हम कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रूफ कर लेंगे अपना। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो टोटल स्टोर्ड इन मास, टोटल स्टोर्ड मास बराबर क्या होगा, x डायरेक्शन में m डॉट स्टोर्ड इन x डायरेक्शन प्लस m डॉट स्टोर्ड इन y डायरेक्शन, और प्लस m डॉट स्टोर्ड इन z डायरेक्शन। चलिए पुट करिए वैल्यू बेटा, वैल्यू पुट करिए, तो कितना है माइनस डेल रो u dy dz अपान डेल x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस डेल रो भी, ये हो जाएगा dx dz अपान डेल y इंटू डी वाई, माइनस डेल रो w dx dy अपान डेल z इंटू dz। ये आपका टोटल स्टोर्ड मिला। अब यहाँ निकालते हैं रेट ऑफ चेंज इन मास, यानी मास जो है आपका, मास में जो है चेंजिंग होगा वो कितना होगा बेटा, डेल m अपान डेल t। बताइए, यानी टोटल मास में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेल m के जब मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा dx dy इंटू जेड, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन गुणे घनत्व बराबर टोटल मास, और अपान क्या हो जाएगा डेल टी। तो ये है आपका टोटल स्टोर्ड, और ये है रेट ऑफ चेंज इन मास। तो आप बताइए जितना इसमें स्टोर रहा होगा उतना इसके आयतन में वृद्धि होगा, या कुछ स्टोर नहीं हुआ तो पहले जो द्रव्यमान रहा होगा तो उतना इसके आयतन में वृद्धि, उतना इसके द्रव्यमान में वृद्धि भी होगा। ये दोनों आपस में बराबर करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 करिए, इसको समीकरण 2 करिए, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, बराबर करिए, माइनस डेल
रो यू डी वाई इंटू डी जेड अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स माइनस डेल रो भी डी एक्स इंटू डी जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई और माइनस डेल रो डब्लू डी एक्स डी वाई अपान डेल जेड इंटू डी जेड बराबर हो जाएगा डेल रो डी एक्स डी वाई डी जेड अपान डेल टी। चलिए तो अब बताइए ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के अनुसार क्या चेंज होगा, या तो वेलोसिटी या तो डेंसिटी। बात ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल रो यू अपान डेल एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस और डी एक्स डी वाई डी जेड, माइनस डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा डेल रो यू अपान डेल एक्स प्लस डेल रो भी अपान डेल वाई और डेल रो डब्लू अपान डेल जेड और बराबर यहाँ हो जाएगा डेल रो अपान डेल टी और यहाँ हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपका समीकरण क्या बन गया बेटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल रो अपान डेल टी प्लस डेल रो यू अपान डेल एक्स डेल रो भी अपान डेल वाई डेल रो डब्लू अपान डेल जेड बराबर 0। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन है जिसको हमने ऊपर लिखा था। तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इसके प्रूफिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। हम बता दिए हैं जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम दीजिएगा तब बीटेक का, तब उसमें इसका यूज़ करिएगा। मेन कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो मेन इसका यूज करना है। अब हम आते हैं कंपटीशन में कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को कैसे करना है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इससे रिलेटेड डाल दीजिए। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसको कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन जो है आप लोग डाल दीजिएगा तो हम उसको बता देंगे। चलिए तो ये मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए तो ये जो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या आता है उसको बारी बारी से हम लिख रहे हैं। उसको ऑब्जेक्टिव को अब देखिए और उसका आगे क्या एप्लीकेशन है इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। क्योंकि आगे का एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल नया है। अब आगे की चीज़ें जो है आप कहीं जो है आप डिप्लोमा में पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा जो लड़के किए हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होंगी। इसको बार बार पढ़िएगा, कहीं समझने का प्रयास करिएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर तब होंगे जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा तब क्लियर होगा। तो देखिए अब इसके बारे में बताते हैं। तो कहीं आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन की बात करें या कार्टेशियन प्लेन, कहीं आपसे कहते कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन प्लेन बताइए तो भी आप इसी के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन इन 3D, ऐसे शार्ट में लिख रहे हैं 3D। तो क्या अभी सूत्र बताएं बेटा, डेल रो बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, डेल टी प्लस डेल रो यू, और यू एक्स डायरेक्शन का है तो डेल एक्स हो जाएगा, डेल रो भी वाई डायरेक्शन का है तो यहाँ डेल वाई हो जाएगा, और डेल रो डब्लू जेड डायरेक्शन का है तो यहाँ डेल जेड हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब पूछा जाए यह जो है आपका वो किस किस फ्लो में वैलिड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह समीकरण 1, अतः समीकरण 1 निम्न प्रकार के फ्लो की दशा में वैलिड होता है। निम्न प्रकार के फ्लो की दशा में
लागू होता है। ठीक है, तो कौन कौन से फ्लो में ये लागू होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। पहला जो है स्टडी एंड अनस्टडी। चाहे फ्लो स्टडी हो चाहे अनस्टडी हो, इसको लगा सकते हैं। दूसरा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की दशा में भी ये लागू होता है। और थर्ड लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की दशा में भी लागू होता है। यूनिफॉर्म नॉन फ्लो अर्थात इसको क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको आप लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए, ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन है और ये इन सभी फ्लो की दशा में लागू होता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव हम बारी बारी से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अर्थात केवल फ्लो स्टडी हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, इन केस ऑफ स्टडी फ्लो होगा तो किसका मान 0 हो जाएगा, देन डेल रो अपान डेल टी बराबर 0। समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अतः समीकरण 1 से डेल रो अपान डेल टी बराबर 0। तो डेल रो अपान डेल टी बराबर 0 होगा तो बताइए स्टडी फ्लो की दशा में यही समीकरण कैसा होगा आपका, डेल रो यू अपान डेल एक्स और प्लस डेल रो भी अपान डेल वाई और प्लस डेल रो डब्लू अपान डेल जेड बराबर 0। यह जो फॉर्म होगा ये इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, यानी स्टडी फ्लो की दशा में ये केवल लागू होगा। अब यहीं पे लिख दें इन केस ऑफ दूसरा, यदि अनस्टडी है तो इसमें रखेंगे, यानी डेल रो अपॉन डेल टी होगा, और स्टडी है तो इसमें रखेंगे, याद रखिएगा। इन केस ऑफ स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछता है, यानी ये आपका फ्लो जो है स्टडी भी हो और साथ साथ में इनकम्प्रेसिबल हो। जो आपका फार्मूला A1 V1 A2 V2 नहीं था, A1 V1 A2 V2 किस में लगा था, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तो उसी तरह ये भी फ्लो स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल हो 3 डायमेंशनल में तो क्या होगा। तो अब बताइए स्टडी होगा तो डेल रो अपॉन डेल टी 0 होगा, और इनकम्प्रेसिबल की दशा में क्या होता है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यहाँ आप जानते हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ये जान लीजिएगा रो बराबर होता है कांस्टेंट। यानी जब आपका इनकम्प्रेसिबल होगा तो रो का मान कांस्टेंट होगा, रो जो है आपका चेंज नहीं होगा। और किसी भी कांस्टेंट चीज़ का किसी के अकॉर्डिंग यदि हम आपका डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका मान ये तो आएगा, तो रो का मान आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ रो बाहर आ जाएगा, और रो बाहर आ जाएगा तो इधर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका समीकरण क्या मिलेगा, यहाँ से डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस डेल वी अपान डेल वाई और प्लस डेल जेड अपान डेल डब्लू अपान डेल जेड बराबर 0। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इसी फॉर्म में हम लोग जनरली जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन को व्यक्त करते हैं। तो ये देखे होंगे, सुनिए, स्टडी होगा तो ये 0, इनकम्प्रेसिबल होगा तो रो, जब ये 0 हो जाएगा कितना बराबर 0 होगा, तो रो का मान कांस्टेंट, तो रो बाहर आ जाएगा, रो का मान लेके इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड। तो यह जो है, यह जो समीकरण आप लगाएंगे वो किस दशा में लगाएंगे, स्टडी इनकम्प्रेसिबल दोनों की दशा में लागू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी 3D में है और यही 2D में हो तो ये कोई एक 0 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस
डेल वी अपान डेल वाई बराबर 0। ये किस में लागू होगा बेटा? ये 2D में लागू होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जनरलाइज फॉर्म है, आपका सबसे बृहत रूप है। ये तीनों फ्लो की दशा में लागू होगा, लेकिन केवल स्टडी होगा तो इतना लगाएंगे, स्टडी इनकम्प्रेसिबल होगा तो इतना लगाएंगे 3D के केस में, इतना लगाएंगे 2D के केस में। अब हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म, देखिए नॉन यूनिफॉर्म होगा तो होगा ही होगा, हम यूनिफॉर्म हो तो क्या लगाएंगे इसके बारे में बताते हैं। अर्थात स्टडी हो और यूनिफॉर्म हो, ध्यान दीजिएगा। स्टडी के साथ इनकम्प्रेसिबल ले लिए, अब स्टडी के साथ यूनिफॉर्म ले तब क्या लागू होगा, यहाँ पे हम बताते हैं आपका। इन केस ऑफ तीसरा, in case of study and uniform flow, तो स्टडी होगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा तो कितना लगेगा बेटा? डेल रो यू अपान डेल एक्स और प्लस डेल रो भी अपान डेल वाई और डेल रो डब्लू अपान डेल जेड बराबर 0। अब इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करिए, तो पार्शियल यू यहाँ हो जाएगा रो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव डेल यू अपान डेल एक्स प्लस दूसरा इंटू पहले का डेल यू अपान डेल रो अपान डेल एक्स, यानी यह जो फार्मूला हुआ है मात्र इतने का है। उसी प्रकार इन दोनों का पहला इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा इंटू पहले का, ये आप पढ़े होंगे। और प्लस तो यहाँ हो जाएगा रो डेल भी अपान डेल वाई और प्लस भी डेल रो अपान डेल वाई, प्लस इसका क्या हो जाएगा रो डेल डब्लू अपान डेल जेड और प्लस डब्लू डेल रो अपान डेल जेड बराबर 0। इसको अब बताइए यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंजिंग 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा यूनिफॉर्म की दशा में, आपका ये 0 हो जाएगा और ये आपका ये 0 हो जाएगा। तो ये वाले टर्म टोटल 0 कब? यूनिफॉर्म। स्टडी में तो इसको 0 कर दिया, यूनिफॉर्म में 0 होगा। तो सूत्र क्या बना बेटा? यू डेल रो अपान डेल एक्स भी डेल रो अपान डेल वाई और डब्लू डेल रो अपान डेल जेड बराबर 0। यह जो समीकरण लागू होगा ये इन केस ऑफ कौन सा? स्टडी और यूनिफॉर्म में ये फार्मूला लागू होगा। तो ये इतने ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसी पे लागू होता है। अर्थात कहीं आपका सूत्र दे देगा u का x y के फॉर्म में, v का दे देगा, z का दे देगा और कहेगा बताइए कि ये पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो है कि नहीं, यानी कोई आपका x y z में समीकरण दे देगा और कहेगा बताइए इससे क्या पता होता है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इतना याद रखिएगा, कभी भी कोई भी कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ ये पॉसिबल फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लो, पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो है, तो जब आपको तब क्या करेंगे आप इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। यदि कहीं कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है यानी वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो स्टैटिक की दशा में लागू नहीं होता है, वो हमेशा फ्लो की दशा में ही लागू होता है। तो कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि ये इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो है, कहेंगे हाँ, इसको सेटिस्फाई कराने के बाद कहेंगे हाँ, और नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो कहेंगे पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो नहीं, यानी फ्लो संभव नहीं है। तो ये इतना था कंटिन्यूटी इक्वेशन 3 डायमेंशन के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये फार्मूला आप याद रखें, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, ये डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, ये 3D के फॉर्म में और ये 2D में है, याद रखिएगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं क्या होता है पोटेंशियल फंक्शन, क्या होता है आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, क्या होता है स्ट्रीम फंक्शन, क्या होता है स्ट्रीम लाइन, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बारे में आपको नोट करना है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बताते हैं क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, या केवल पोटेंशियल फंक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन।
वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस है। तो ध्यान प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u होता है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट v होता है, और इधर क्या होता है w। ये आपको भली भांति पता होगा। तो हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये हम आपको, चूँकि सिविल वालों के लिए जो है ये आपका डिप्लोमा स्तर पे है, इसलिए इसका हम मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा आपको जो है कर्ल के डाइवर्जन के आधार पर ना डिफाइन करके इसको शार्ट में हम डिफाइन करते हैं, ताकि आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे से लगा सकें। ठीक है, चूँकि मैथमेटिक्स आप पढ़े नहीं हैं, आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ना करके शार्ट में इसको बताते हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाए। चलिए, तो क्या बताते हैं, ध्यान दीजिए, यह एक स्केलर फंक्शन है, यह एक स्केलर फंक्शन, यानी यह एक अदिश फलन है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन जो स्पेस तथा टाइम पे डिपेंड करता है, जो स्पेस मतलब एक्स वाई जेड, स्पेस तथा टाइम पर डिपेंड करता है। यानी इसका जो मान होता है ये टाइम और स्पेस के अनुसार बदलता रहता है, ये स्पेस तथा टाइम पर डिपेंड करता है। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये फाई हो गया, अर्थात फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, यानी एक्स वाई जेड स्पेस हो गया और टी जो है आपका टाइम हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, इसके मान के लिए क्या परिभाषा दिया गया, कहा क्या गया, किसी पोटेंशियल फंक्शन का, किसी फाई का किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में निगेटिव डेरिवेटिव का मान, निगेटिव डेरिवेटिव का मान उसी दिशा में स्थित वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर होता है। वेलोसिटी के नहीं, वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर होता है। ये इसका फार्मूला है, इसका मान है, मान निकालना होगा तो यही आपको याद होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कहे क्या है, किसी पोटेंशियल फंक्शन फाई का मान किसी भी डायरेक्शन में निगेटिव डेरिवेटिव का मान उसी दिशा में स्थित वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर होता है। अर्थात जब एक्स दिशा में निगेटिव डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उसके बराबर होगा। जब वाई के डायरेक्शन में इसका निगेटिव डेरिवेटिव लेंगे तो वाई वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, और जब जेड डायरेक्शन में लेंगे तो जेड वाले कंपोनेंट के बराबर होगा। अर्थात इसी फाई का जब एक्स डायरेक्शन में हम डेरिवेटिव लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और वो भी माइनस के साथ, यानी पहले डेरिवेटिव लेके माइनस लगाएंगे, तब ये बराबर होगा उसी दिशा में, किस दिशा में, एक्स दिशा के वेलोसिटी कंपोनेंट के, अर्थात माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स यू के बराबर होता है। फाई का मान दे देता, कहता है वेलोसिटी कंपोनेंट निकाले, तीसरी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई कर दें तो वाई डायरेक्शन में इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके किसके बराबर होगा, भी के बराबर होगा, और जब आपका माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, डब्लू के बराबर होगा। तो ये आपका फार्मूला है जिसकी सहायता से हम लोग मान निकालते हैं यू भी डब्लू का।
फाई की सहायता से। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो पोटेंशियल फंक्शन के बारे में इतना आप बहुत जो है इतना जान जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा कि यह एक स्केलर फंक्शन है और जो स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है, इसको फाई से लिखते हैं, अतः फाई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब फाई का क्या मान होता है, इसके लिए कहा क्या गया, इसको प्रूव करके देखा गया कि इसका मान किसी भी दिशा में जो निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी ये डेरिवेटिव है लेकिन पार्शियल है। पार्शियल और डेरिवेटिव में क्या अंतर होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में जब दो क्वांटिटी होती है, दो वेरिएबल होता है, तो उसका एक साथ हम लोग कर सकते हैं, एक को कांस्टेंट मान करके किसी दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव निगेटिव के बराबर होगा। अब इसी को हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन में यदि पुट किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल वाले में, तो एक और समीकरण आता है जिसको लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। वो मैं आपको जब सॉइल मैकेनिक्स में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे उसका जो है उसके बारे में आपको बताया था, जो यहाँ पर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन कंटिन्यूटी इक्वेशन, इन इक्वेशन, चलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। तो आप क्या करिए, यू भी डब्ल्यू का मान इसी में पुट कर दीजिए। तो यू भी डब्ल्यू का मान जब पुट करेंगे तो याद रखिए ये डेल फाई है और वहाँ डेल है, तो डेल स्क्वायर फाई और अपन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सब में है तो माइनस 0 उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पुट करने पर डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर फाई अपान डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लोग, इसी को हम आपको बताए थे, इसको लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। और इसी में इस वाले को 0 कर देंगे, इतना कहलाएगा लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन। एक साथ 2D वाला भी यूज़ कर सकते हैं और 3D वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कहेगा फाई बराबर 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो आप देखने से लग रहा है ये 2D में है केवल, और कह देगा बताओ ये पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो है क्या, यह बता रहा है कि इस दशा में यदि पोटेंशियल फंक्शन हो तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इससे इसी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे। यह लाप्लास इक्वेशन ही एक तरह का किसका फॉर्म है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का। लेकिन ये कह सकते हैं ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, लेकिन फाई के फॉर्म में होने की वजह से इसको लाप्लास कह देते हैं। तो आप इसको सेटिस्फाई करा दिए तब भी पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए तब भी पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा। ये जो हम बार बार पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देते हैं। तो पोटेंशियल फंक्शन कहीं दे दे तो आप घबराइएगा मत, उसका एक्स के डायरेक्शन में डेरिवेटिव करिएगा तो यू के बराबर, वाई के डायरेक्शन में डेरिवेटिव करिएगा तो वी के बराबर, और जेड के डायरेक्शन में करिएगा तो किसके बराबर जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। और इसको उठा के इसमें पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट केवल यू भी डब्ल्यू का ही मान केवल पूछता है। इतना आपका जो है ये आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था किसका, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रीम फंक्शन इसी से रिलेटेड, और उसके बाद इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, फिर स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बारी बारी से आपको बताते हैं। तो चलिए अगला देखिए, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। अभी इसका हम रोटेशनल की दशा में भी इसका एनालिसिस हम आपको कराएंगे, पहले इतना देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, पहला आप पढ़े हैं क्या, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अब आपके सामने आ गया है एक अगला जो है आपका टॉपिक, स्ट्रीम फंक्शन। इसके बारे में समझिए, ध्यान दीजिए। इसे साई से, ध्यान दीजिएगा, से रिप्रेजेंट, उसको फाई से, इसको साई से प्रदर्शित करते हैं। इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। ये भी 60 बता रहे हैं, यह भी अदिश फलन होता है, यह भी एक प्रकार का, यहाँ लिख देते हैं, यह भी एक प्रकार का स्केलर फंक्शन, यह भी एक प्रकार का स्केलर फंक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, और यह भी स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड करता है। आप एग्जाम में जब लिखिएगा तो ये भी वाला हटा दीजिएगा क्योंकि हम उससे रिलेट करके लिख रहे हैं। आप लिख लीजिएगा, इसे साई से लिखते हैं, यह एक प्रकार का स्केलर फंक्शन होता है, यह स्पेस तथा टाइम पर डिपेंड करता है।
अर्थात साई यहाँ डिग्रेड करता है, परंतु यह है एक अंतर है, परंतु यह केवल 2 डायमेंशनल में डिफाइन किया जाता है, केवल 2D में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वो 3D में डिफाइन होता है और ये केवल 2D में डिफाइन होता है, अर्थात साइज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक्स वाई एंड टाइम। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं, यानी किसी स्ट्रीम फंक्शन का किसी डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ निगेटिव नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव का मान उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्थित वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर होता है। अब देखिए पोटेंशियल फंक्शन में क्या था, जिस डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव ले रहते उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर था। निगेटिव पॉजिटिव बाद में लगा लीजिएगा, पहले परिभाषा सुनिए। और लेकिन यह जो होता है जिस डायरेक्शन में डेरिवेटिव लेंगे उस दिशा के जो है वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर न होकर के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उसके बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अर्थात यहाँ पर हम कह दें ये x है और ये y है, इधर वेलोसिटी कंपोनेंट u है और इधर v है, तो जब x दिशा में आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे साई का तो वो v के बराबर होगा, और जब y दिशा में लोगे तो ये u के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। अर्थात यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, साई का किसी डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव का मान उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, किसी डायरेक्शन में वहाँ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्थित वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर होता है, के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। अब अर्थात आप डेल साई और अपान डेल एक्स करते हो, यानी एक्स डायरेक्शन में इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो आप सोचोगे u के बराबर होगा, u के बराबर ना होकर के ये किसके बराबर होगा, v के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। और यहीं पे आप डेल साई अपान डेल वाई करोगे तो ये किसके बराबर होगा, u के, लेकिन यहाँ पे लेते हैं निगेटिव। अब निगेटिव क्यों लेते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। हमारा डायरेक्शन ये होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी एक डायरेक्शन में लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। अब उल्टा आने की वजह से इधर आते हैं, इसलिए हम इसको किस में ले लेते हैं, माइनस, यानी वो या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, लेकिन जब उल्टा आते हैं तो इसलिए इसको ले लेते हैं किस में, निगेटिव में। तो ये है आपका वो था आपका क्या पोटेंशियल फंक्शन, और ये है आपका कौन सा फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन। इससे भी लाप्लास इक्वेशन पाएंगे, लेकिन रोटेशनल जब रोटेशनल पढ़ाएंगे तो वहाँ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका इसका वो नहीं आएगा। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको एक और इक्वेशन दोनों में रिलेशन पढ़ा दें कि क्या होता है स्ट्रीम फंक्शन और आपका और पोटेंशियल फंक्शन में क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताते हैं। कभी कभी कहता है क्या स्ट्रीम फंक्शन दे देता है और कहता है पोटेंशियल फंक्शन को ज्ञात करिए, पोटेंशियल फंक्शन दे देता है, कहता है स्ट्रीम फंक्शन को ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों में क्या संबंध होता है इसके बारे में बताते हैं। स्ट्रीम फंक्शन के बारे में इतना जानते रहिएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमारा जो है आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन, फाई और साई में क्या संबंध होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, अभी बताएं। फाई की सहायता से साई प्राप्त करना हो या साई की सहायता से फाई प्राप्त करना हो तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिए, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या u बराबर आपका क्या होता है, माइनस डेल फाई अपान डेल एक्स, बस समझिएगा, और v बराबर, इसको समीकरण एक कर लीजिएगा, तथा v बराबर क्या होता है, डेल फाई अपान
डेल वाई, ये माइनस में, ये समीकरण 2 कर लीजिएगा। तथा अब आप जानते हैं u बराबर डेल साई अपान डेल वाई, यानी वहाँ क्या है, एक्स डायरेक्शन का x वाले ही कंपोनेंट, लेकिन y वाला होगा और ये माइनस में होता है। और v बराबर क्या होगा, डेल साई अपान डेल x, इसको 3, इसको 4। तो अब u को u के बराबर और v के बराबर कर दीजिए तो संबंध आ जाएगा। अतः समीकरण 1 तथा 3 से तथा 2, 4 से, ठीक है। 1 को 3 से और 2 को 4 के बराबर करें, u के बराबर v के बराबर करें तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो क्या आएगा संबंध, डेल फाई अपान डेल एक्स, डेल फाई अपान डेल एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डेल साई अपान डेल वाई, और फिर उसको बराबर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा डेल फाई अपान डेल वाई बराबर, यहाँ एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस डेल साई अपान डेल एक्स, ये समीकरण 6 है। इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फाई की सहायता से साई और साई की सहायता से फाई निकालते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक और इसका नाम है 5 और 6 को, ये जो है आपके जो है बीटेक जब करेंगे तो बीटेक थर्ड ईयर में ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिया हुआ है। समीकरण 5 तथा 6 को एक साथ, यानी पूरे को क्या नाम देते हैं, कॉची रीमैन इक्वेशन को एक साथ हम क्या कहते हैं, कॉची रीमैन्स इक्वेशन कहते हैं। तो आपसे कहीं कॉची रीमेन इक्वेशन से पूछ दे क्या होता है तो याद रखिएगा आपका डेल फाई अपान डेल एक्स बराबर डेल साई अपान डेल वाई, या डेल फाई अपान डेल वाई बराबर माइनस डेल साई अपान डेल एक्स, इसको कॉची रीमेन इक्वेशन कहते हैं। इस पे बेस्ड भी हम न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं, ठीक है। अभी आप थ्योरी पढ़ते चलिएगा, एक पूरा कंप्लीट आपको जो है कम से कम 1-1.5 घंटे का पूरा न्यूमेरिकल का सेशन हम लेकर आएंगे, या गूगल मीट से ही आपको बता देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जल्दी हो जाएगा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपके एसएससी जेईई में एक ऑब्जेक्टिव पूछता है स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। तो स्ट्रीम लाइन क्या होता है और इसी को बता करके हम आपको जो है ये चैप्टर आपका समाप्त करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ है आपका इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है और इसका क्या प्रवणता होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, कहते हैं वह लाइन, यानी जब कहीं कोई फ्लो होगा तो उस फ्लो से बनने वाली वह लाइन, ये याद रखिएगा, वह लाइन जिस पर पोटेंशियल फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है, ठीक है। वह लाइन जिस पर पोटेंशियल फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है उसे इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। ठीक है। अतः कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वहाँ से बनने वाली वह लाइन जिस पर आपका जो पोटेंशियल फंक्शन फाई बताए हैं उसका मान कांस्टेंट होता है, उसे ही इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अर्थात इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए फाई बराबर क्या मिलेगा हमारा, कांस्टेंट। तो कहीं किसी लाइन के लिए यदि फाई का मान कांस्टेंट होता है तो वह जो लाइन होती है वो आपका कहलाता है इक्विपोटेंशियल लाइन। अब यहाँ से हम इस हर एक लाइन का अपना एक ग्रेडियंट होता है, अपनी एक प्रवणता होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस लाइन की प्रवणता क्या होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई बराबर कांस्टेंट, तो डी फाई इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसको हम ध्यान दीजिए, इसको हम किस तरह और लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में डी फाई का केवल फार्मूला है, हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं। और प्लस डेल फाई अपान डेल वाई इंटू डी वाई,
बराबर 0, यानी यह जो है ये केवल डी फाई का फार्मूला है, याद रखिएगा। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए अभी क्या आप पढ़े हैं पोटेंशियल फंक्शन में कि किसी भी पोटेंशियल फंक्शन का एक्स डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव का मान जो है निगेटिव को वाले का और उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर होता है। जब माइनस होगा तो यू होगा, प्लस है तो माइनस यू होगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं माइनस यू इसके जगह पे। ये पोटेंशियल फंक्शन बताएं अभी, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस भी और ये है आपका dy बराबर 0। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो क्या, या इसको उधर ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी dy बराबर, ये उधर जाएगा तो u dx हो जाएगा। तो आप बताइए dx को इसके नीचे लेके आओ तो क्या मिला बेटा आपका, यहाँ dy अपॉन dx बराबर क्या मिलेगा बेटा, माइनस यू अपॉन भी। क्या मिला, माइनस यू अपॉन भी। इसको हम m1 से भी लिख सकते हैं, m1 समीकरण एक, अर्थात समीकरण एक को हम क्या कर सकते हैं कि ये डी वाई अपॉन डी वाई क्या होगा, इसी की प्रवणता को शो करेगा। अतः समीकरण एक को हम समीकरण एक को हम इक्वी पोटेंशियल लाइन का प्रवणता कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन का ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब या ग्रेडियंट कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये जो है इतनी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, और दोनों के ग्रेडियंट के बीच रिलेशन से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है, या आप उससे फ्लोनेट हम बनाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये इक्वी पोटेंशियल लाइन के बारे में इतना आप जानते रहेगा कि यह एक ऐसी लाइन होती है कि जब फ्लो होता है तो फ्लो के दौरान उस लाइन पर पोटेंशियल फंक्शन का मान कांस्टेंट होगा। यानी कोई ऐसे हम कह दें कि ये कोई जो है इक्वी पोटेंशियल लाइन है, इस पर जो φ1 होगा वो हमेशा φ1 ही होगा। कोई दूसरी होगी तो उस पर भी यदि φ1 है तो φ1 होगा, φ2 हो तो φ2 ही हो जाएगा। यानी किसी एक लाइन पर φ का मान क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। तो अब अगला बताते हैं आपका स्ट्रीम लाइन क्या होता है और फिर दोनों के बीच रिलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये अब अगला जो है आपका क्या है, स्ट्रीम लाइन। तो जब इक्विपोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल फंक्शन का मान कांस्टेंट था, तो स्ट्रीम लाइन की परिभाषा देते समय आप क्या कहेंगे, वह लाइन जिस पे स्ट्रीम फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है उसे हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह लाइन जिस पर स्ट्रीम फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है, स्ट्रीम फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है, उसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं। उसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं। अर्थात फॉर स्ट्रीम लाइन क्या होगा बेटा, साई का मान कांस्टेंट, साई का मान कांस्टेंट होगा। तो आपकी वो कौन सी लाइन होगी, स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पर डी साई का जो मान होगा ये आपका 0 होगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स और प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई पहले एक तरह, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो बताइए डेल साई अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होगा, भी के बराबर होगा बेटा, और ये जो होगा वो माइनस यू के बराबर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बराबर 0। तो ये आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस भी डी एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आया, तो यहाँ आया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आया बेटा, भी अपॉन यू, और इसको m2 लिख दीजिए और इसको समीकरण 2 करिए। तो हमने समीकरण 2 को क्या कहेंगे बताइए, ये समीकरण 2 जो है वो किसका है, स्ट्रीम लाइन की प्रवणता कहते हैं। अतः समीकरण 2 को
अतः समीकरण दो को स्ट्रीमलाइन की प्रवणता कहते हैं, की ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े होंगे कि जब दो लाइन के प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है तो हम कहते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम m1 × m2 निकालें, m1 मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन की प्रवणता और m2 मतलब स्ट्रीम लाइन की प्रवणता, दोनों निकाला जाए तो m1 का मान कितना आया था बेटा, -u/v। नोट किए थे आप? I × m2 का मान कितना आया बेटा, v/u। तो दोनों जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, -1, अर्थात m1 × m2 बराबर -1 आया। तो ये बार बार आपसे एसएससी जे में पूछा है और आपसे पूछा फिर जा सकता है किसी एग्जाम में, तो पूछता है इक्विपोटेंशियल लाइन और आपकी स्ट्रीम लाइन दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, कोलिनियर होती हैं, जो भी है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो याद रखिएगा कि जब दो लाइन के प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा यहीं पर, ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इसी में इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में। अब स्ट्रीम लाइन का समीकरण क्या होता है, तो वहीं से आप लिख सकते हैं, ये देखिए, ये लिखेंगे, यहाँ से हमारा आ गया है वी डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, u dy। तो हम क्या करें, dx/u कर दें और यहाँ dy/v कर दें, तो यह जो है हमारा, इसको कहते हैं 2D में स्ट्रीम लाइन का समीकरण, 2D में। और ये 3D में हो तब क्या हो जाएगा, dx/u बराबर dy/v। जब x है तो u है, y है तो v है, यहाँ हो जाएगा dz/w। तो ये है आपका 3D में स्ट्रीम लाइन का समीकरण। तो ये है 2D में स्ट्रीम लाइन का समीकरण और ये है 3D में स्ट्रीम लाइन का समीकरण। तो जनरली 2D में ही डिफाइन किया जाता है, तो 2D में ही ज़्यादा लेकर के चलते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग को ये पूरा कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब अगला लेक्चर, इसमें एक लेक्चर और लेंगे तो ये चैप्टर लगभग जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को कहीं कोई दिक्कत होगा इस पूरे जो है आपके लेक्चर में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर यहाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इसको अगले लेक्चर में दूर कर दूँगा। तो आई होप आप लोग को ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।